उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बिना रुके बिना थके अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़, लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार। लेकिन शुभ समाचार में सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत में गर्मी जोर पकड़ रही है, वहीं देश के कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश, कहीं आंधी तो कहीं तपिश महसूस की जा रही है। दिल्ली में अभी से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली सरकार हीट एक्शन प्लान लेकर आ रही है। दिल्ली वालों को गर्मी से बचाने के लिए क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, इसका ब्यौरा आपको दिखाएंगे आज। बिल्कुल वैभव, पहाड़ों में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है। लद्दाख में बर्फबारी तो घाटी में भूस्खलन जैसी स्थितियों का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से आई आपदा के बाद राहत बचाव वहां जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बचाव दलों ने अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं मशीनों से मलबा हटाकर आवाजाही को भी दुरुस्त करने की कोशिश है। रेस्क्यू से जुड़ी तमाम अपडेट्स आगे आपको देंगे। बिल्कुल, देखिए, बिहार के कश्मीर की झलक भी आज आपको दिखाएंगे। नवादा जिले के ककोलत झरने की कुदरती सुंदरता आपको इससे रूबरू करवाएंगे और इस झरने का पानी पूरे साल ठंडा रहता है। यही वजह है कि पूरा इलाका साल भर पर्यटकों से गुलजार रहता है। और कैसे रोबोट ने इंसान को मात दी, ये दिलचस्प तस्वीरें भी आगे आपके सामने पेश करेंगे। दुनिया में ये पहली बार हुआ जब 21 किलोमीटर की दौड़ में रोबोट ने इंसानों के साथ दौड़ लगाई और जीत भी हासिल की। बिल्कुल गुंजन, देखिए, आईपीएल में किंग कोहली का कमाल भी आपको दिखाएंगे। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 50+ रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उन्होंने आईपीएल करियर की 59वीं सेंचुरी जोड़कर ये कीर्तिमान विराट कोहली के रिकॉर्ड पर भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में देखते हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। इंदौर में स्थित अहिल्या माता गौशाला में एक विशेष गौसेवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गौमाता को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। साथ ही लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां सर्व दर्शनम के नाम पर बड़ी संख्या में बालाजी के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जो दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए नजर आए। जहां भक्तों के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक पहल की। पूर्वी भारत में पहली बार ट्रेन इंजनों में लोको पायलट्स के लिए आधुनिक टॉयलेट और एयर कंडीशनिंग की सुविधा की गई है। शुरुआत में 7 इंजनों में यह सुविधाएं दी गई हैं। अब तक 1450 ट्रेन इंजन में एसी सिस्टम लगाया जा चुका है। भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य का दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची में वायुसेना की सूर्यकिरण टीम ने हैरतअंगेज करतबों से सभी को दीवाना बना लिया। वायुसेना की लड़ाकू विमान तेज आवाज के साथ पायलट्स की कुशलता देखते ही बन रही है। महाराष्ट्र के धाराशिव में अनोखी बारात और शादी चर्चा का विषय बन गई है, जहां किसान ने अपने बेटी की बारात हेलीकॉप्टर से लेकर वो पहुंचे। वहीं धरती पर उतरते ही गांव में बारात को देखने के लिए भीड़ लग गई। साथ ही दोनों की शादी पारंपरिक रिवाजों के साथ धूमधाम से संपन्न हुई। कोटा के रघुराई एंडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जा रही अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा ने पहले ही दिन 4 गोल्ड मेडल जीतकर बढ़त बना ली। महाराष्ट्र और दिल्ली एक एक गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। राजस्थान ने भी खेलों के पहले दिन 2 कांस्य पदक पर कब्जा किया। स्कॉटलैंड में कारगी डर्बी में कारगी कुत्तों की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 4 वर्षीय कारगी जूनो ने जीत हासिल की। वहीं स्कॉटिश टेनिस कोच जूडी मरे ने ट्यू और जूनो को बधाई दी। साथ ही उन्हें ट्रॉफी और उपहार भी भेंट किए गए। चीन ने दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबो हाफ मैराथन आयोजन दौड़ का किया, और जहां पर रोबोट्स और इंसान की ऐतिहासिक दौड़ देखने को मिली, जिसमें 21 किलोमीटर तक इंसानों के साथ रोबोट्स दौड़ते हुए नजर आए। वहीं इंसान और रोबोट्स के बीच हाफ मैराथन का शानदार नजारा देखने को मिला। चीन में पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां आसमान कई डिजाइन की पतंगे वहां उड़ी, जिसमें टाइगर और शार्क से पूरा आसमान भर गया। वहीं महोत्सव में दुनिया भर के उत्साही लोगों को आकर्षित किया।
तो आइए शुभ समाचार में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे देश के मौसम अपडेट के साथ। देश भर में कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं हल्की बारिश की फुहारें देखने को मिल रही हैं। वहीं पर देखिए कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश भर के कई राज्यों में पिछले 2 दिनों से तेज आंधी और बारिश का दौर लगातार जारी था, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होता जा रहा है, यानी अब कुछ दिनों में तापमान बढ़ने वाला है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में 4 से 5 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं। लोग लस्सी और गन्ने का जूस का रुख कर रहे हैं, और तो कहीं देखिए रोज काम पर जाने वाले लोग धूप से बचने के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 23 से 24 अप्रैल के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में इस प्रकार से मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कहीं बारिश हो रही है, कहीं बेतहाशा बर्फबारी भी हो रही है, और साथ ही साथ अधिकतर उत्तरी भारत में अगर हम देखें तो गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग जाते हैं दफ्तर के लिए, ऐसे में कहीं गन्ने का जूस पी रहे हैं, कहीं छातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं सन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। देश भर में गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। गर्मी से राहत के लिए इंसान ही नहीं, बेजुबान भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर पेंच टाइगर रिजर्व की है, जहां एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ पानी पीती नजर आई। इस खूबसूरत तस्वीर को सफारी के दौरान पर्यटकों ने कैद किया। दरअसल गर्मी के मौसम में बेजुबान भी पानी की तलाश में जंगल से बाहर आ रहे हैं। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गर्मी का सितम हर कोई झेल रहा है, तो वहीं जानवरों का भी यही हाल है। दिल्ली में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप शावकों को देखेंगे किस तरीके से वो पानी पी रहे हैं और अपने आप को इस तपन भरी गर्मी से राहत पहुंचा रहे हैं। तो राजधानी में हर साल मई और जून में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए अगर देखें, इस साल पहली बार हीट एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार तमतमाते सूरज और लू से दिल्ली वासियों को राहत दिलाने के लिए इस हीट एक्शन प्लान के आधार पर विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था करेगी। ये प्लान जो है आज दोपहर सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जारी करने जा रही है। बिल्कुल, प्लान जारी होने के साथ ही इस पर एक्शन भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार के हीट एक्शन प्लान के तहत क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। भीषण गर्मी के दौरान दिल्ली में स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा। दोपहर के समय कोई भी स्कूल नहीं चलेगा। बिल्कुल गुंजन, देखिए पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि पानी का बहुत दुरुपयोग होता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगातार बिजली आपूर्ति प्रदान की जाएगी। घर को अंदर से ठंडा रखने के लिए मदद पहचाने गए क्षेत्रों में छतों को सफेद रंग से पेंट करने के लिए एक पायलट परियोजना भी बनाई गई है। दिल्ली में देखें, अगर जब अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से कम 6 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाएगा तो रेड अलर्ट शुरू हो जाएगा। यदि अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। जबकि 0 से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर येलो अलर्ट दिया जाएगा। हीट एक्शन प्लान के मुताबिक आम जनता, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वैच्छिक समूहों को अलर्ट जारी करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और एक संचार योजना विकसित की जाएगी। गरीब और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पानी के पाउच उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी हीट एक्शन प्लान में निर्माण स्थलों, बस स्टॉप और अन्य सार्वजनिक स्थलों में विशेष रूप से गर्मियों में रैलियों जैसे कार्यक्रम के दौरान ORS देने की सिफारिश भी की गई है, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। बिल्कुल, रेड और ऑरेंज अलर्ट में मांगने पर झुग्गी झोपड़ियों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। रैन बसेरे पूरे दिन खुले रहेंगे और आम जनता के साथ तापमान का पूर्वानुमान साझा करने के लिए प्रमुख स्थानों पर बड़े LED डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में ठंडक देने वाले विश्राम स्थल स्थापित किए जाएंगे और देखिए गर्मी वाले हॉटस्पॉट पर पौधे लगाए जाएंगे और नोडल अधिकारी हीट एक्शन प्लान की पहुंच और प्रभाव का मूल्यांकन भी करते रहेंगे और जरूरत के अनुसार इसमें कई बदलाव भी किए जाएंगे। देखिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में मामूली राहत के बाद फिर से तेज गर्मी का असर अब देखने को मिल रहा है। लोगों को गर्मी के बुरे असर से बचने के लिए दिल्ली सरकार आज हीट प्लान का भी प्लान न करने वाली है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश और दूसरे इलाकों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, जबकि पहाड़ों में तापमान के लिहाज से काफी राहत।
देश में इस वक्त मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर आंधी पानी का भी सिलसिला देखने को मिल रहा है, तो कुछ इलाकों में तेज गर्मी की तपिश झुलसाने वाली है। ये कुदरत का ही कमाल है कि एक ही देश में मौसम का ये अलग अलग हाल है। पहले बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में वीकेंड खत्म होने के साथ ही गर्मी फिर से अपने तेवर दिखाने लगी है। दिल्ली में गर्मी ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यही सीजन में औसत न्यूनतम तापमान से 4.3 डिग्री अधिक है। इससे पहले 2022 में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के पार चला गया था। वहीं रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। तेज हवाएं चलने के बावजूद दिल्ली और आसपास में तेजी से बढ़ता तापमान भीषण गर्मी के हालात पैदा कर रहा है, जिसको देखते हुए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल में ये गर्मी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसमान में आज भी बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि अधिकतम तापमान आज भी 40 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं और न्यूनतम तापमान भी आज 25 डिग्री के करीब रह सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों को अभी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिखते और दिल्ली ही नहीं, उत्तर और मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी गर्मी से निजात नहीं मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में दिन चढ़ने पर धूप इतनी तेज हो जाती है कि सड़कों पर चलना मुहाल है। गर्मी के बचाव के लिए लोगों को सिर और मुंह ढककर चलना पड़ रहा है। हर कोई गर्मी से बचाव की कोशिश में है, क्योंकि जान है तो जहान है। सेहत का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हम पानी निरंतर पानी अपने साथ रख रहे हैं और बाकी अपना प्रिकॉशन वगैरह अपने सर को कवर करके अपना थोड़ा सा घूम रहे हैं, जिससे कि गर्मी ना लगे। बाकी गर्मी तो है काफ़ी। मेन प्रिकॉशन तो हमारा ये है कि ज़्यादा देर धूप में ना रहा जाए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखा जाए। बीच बीच में पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गई। डायरेक्ट हीट का एक्सपोजर बॉडी पे, स्पेशली हेड पे ज़्यादा लंबे टाइम तक ना पड़े, क्योंकि इसके बाद यही होता है ऑल ऑफ सडन जो चेंजेस होते हैं, हेडेक होना या जो है क्या कहते हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सारे यही किया जा रहा है कि पानी पिया जाए। मैं बस ठंडा पीना पसंद कर रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक, गोला, ये सब कुछ, नींबू पानी, जगह जगह छाँव में रुकना पसंद कर रही हूँ। पर पेड़ वगैरह बहुत कम मिल रहे हैं, पर ठीक है। भोपाल में ऐसे मौसम में सैलानियों की तादाद कम हो गई है और बोट क्लब पर नौका विहार का आनंद लेने कम ही लोग पहुँच रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों पारा 44 डिग्री या इससे ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान में भी गर्मी बढ़ सकती है और तापमान में इजाफा हो सकता है, लिहाजा सावधानी जरूरी है। लगभग दो दिन तो ऐसे ही रहने वाले हैं। इसके अलावा फिर तो कुछ दिन बाद हीट वेव की कंडीशन तीसरे दिन से आने की संभावना बनी हुई है। ग्वालियर, चंबल में और अपना गुजरात के आसपास जो लगे एरिए हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। फोरकास्ट में जो दिए गया है उसमें वो हैवी हीट वेव की वार्निंग 2 दिन तो क्लियर है, तीसरे दिन से फिर ये हीट वेव की कंडीशंस आप देख सकते हैं। गुजरात से राजस्थान से लगा हुआ जो एरिया है और अपना टीकमगढ़, छतरपुर, नेवारी में यहाँ पे हीट वेव कंडीशंस आ सकती हैं, जहाँ टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। डिपार्चर्स के 4.5 से ज़्यादा हो सकता है। ऐसी ही स्थिति कर्नाटक के कुलबर्गी में भी नजर आती है, जहां लोग चिलचिलाती धूप में अपने काम के लिए सड़कों पर सफर करने को मजबूर हैं। मौसम के ऐसे हालात में तरावट के लिए लोगों को पानी का सहारा है, वहीं धूप के असर से बचाव के लिए भी जिससे जो बन पड़ता है वो जुगाड़ करता है। Kalburgi district has already crossed 40 degrees Celsius and even I am facing problem coming out of the home during peak hours from 12 to 4, and this is a concern for everybody as there is a more risk for elderly people and children, and we need to be more hydrated this summer, and many people are coming without caps also outside without umbrella. So it is good if we have umbrella in the hand and then avoid coming out in the peak hours. हालांकि देश के पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ों में मौसम का मिजाज अलग ही है। गुवाहाटी में जोरदार झमाझम बारिश के कारण माहौल खुशनुमा नजर आ रहा है। इस दौरान चल रही तेज हवाएं मौसम को और भी खुशगवार बना रही है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी काले बादल आसमान में छाए नजर आए। तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश भी हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट है।
लेकिन ऐसे मौसम में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के भी खतरे पैदा हो गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जमकर हिमपात हुआ, जिसके कारण नेशनल हाईवे 244 पर आवाजाही ठप हो गई। ऐसे में रास्ते को खोलने के लिए प्रशासन की ओर से उपाय किए गए हैं ताकि इस सड़क पर आवागमन चालू किया जा सके। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते सभी स्कूल, कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों को आज भी बंद रखा गया है। वहीं लद्दाख के मिनीमर्ग इलाके में कल देर रात बर्फबारी का मनमोहक नजारा देखने को मिला। हिमपात के कारण यहाँ पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। खराब मौसम के कारण लद्दाख में स्कूल, कॉलेज 3 दिन के लिए बंद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैदानी इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का दौर अभी गुजरा ही था कि आसमान से चिलचिलाती धूप की मानो धार दोगुनी हो गई। आलम यह है कि पारा लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और हरियाणा में कैसा है मौसम का हाल, देखिए खास रिपोर्ट। चाहे इंसान हो या बेजुबान, हर कोई धरती पर बरसती आग से परेशान नजर आ रहा है। जरा मध्य प्रदेश के सिवनी का नजारा देखिए। भीषण गर्मी में पानी की खोज में पेंच टाइगर रिजर्व में ये परिवार भी निकला है। यहाँ बाघिन अपने 3 शावकों के साथ पानी पीती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी गर्मी की मार का कुछ ऐसा ही हाल है। चंद्रपुर में गर्मी ने यहाँ लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जो इस सीजन में अब तक के सबसे अधिक। भीषण गर्मी के चलते हफ्ते में एक बार लगने वाले बाजार भी वीरान पड़े हैं। साथ ही मौसम विभाग ने यहाँ 3 दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। चंद्रपुर में धूप लगातार बढ़ती जा रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 44 डिग्री हो गया है, जो कि इस सीजन का सर्वाधिक तापमान माना जा रहा है। इस वक्त हम चंद्रपुर के बल्लारपुर शहर में हैं। यहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगता है। दोपहर का समय है, आमतौर पर यहाँ बाजार में भीड़ रहती है, लेकिन आज इस तेज धूप के कारण ये पूरे बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। महाराष्ट्र का अकोला शहर भी इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। लगातार चौथे दिन यहाँ तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है। सूरज की तपिश ने यहाँ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। तेज धूप और झुलसाती गर्मी से परेशान लोगों ने यहाँ एक अनोखा प्रयोग कर सबको चौंका दिया है। अब लोग घर की छत या खुले मैदान में फर्श पर अंडा रखकर ऑमलेट तैयार कर रहे हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी गर्मी का रूप बदला नहीं है। यहाँ भी लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। राज्य में 42 डिग्री तापमान पहुँच गया है। ऐसे में सरकार की ओर से हीट वेव की एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी इस हफ्ते तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है, जो कि बढ़कर 47 डिग्री तक पहुँच सकता है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। जो गर्मी बढ़ जाती है एकदम से, तो इसमें यह है कि जी हमें कोई दिक्कत आती है कि हमें किसी को भी हमें यदि हीट वेव के लिए किसी को बचाना है या कोई ऐसी बात होती है, तो इसके लिए पहले ही तैयारियां शुरू होती हैं। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई सरकार द्वारा। इसमें यह है कि अपने सभी हॉस्पिटल्स में हमने एक अलग से हीट वेव के लिए रूम बना लिया। यदि किसी को हिस्ट्रोक होता है, किसी को गर्मी लग जाती है, लू लग जाती है, उसके लिए हमने यहाँ अपने डॉक्टर बना दिए हैं। अपने यहाँ इक्विपमेंट, अपनी जो चीज़ें हैं, अपने दवाइयाँ, अपने ORS पैकेट, सब कुछ हमारे पास इंतजाम है। हमने अलग अलग हॉस्पिटल में CHC लेवल पे भी और GH लेवल पे पूरा इंतजाम किया हुआ है। फिलहाल उत्तर भारत में लगभग सभी राज्यों का यही हाल है। हालांकि अभी तो ये शुरुआत और आने वाले दिनों में पारा और भी चढ़ेगा। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए सावधानी और उपाय बेहद जरूरी है। सिवनी से पुनीत कपूर, चंद्रपुर से विकास राजूकर, अकोला से धनंजय साबले और नूह से कासिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी कारण देखिए, मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी की वजह से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों पर ठंडी जगहों पर सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कुल्लू मनाली की हैं, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। गर्मी में राहत के लिए सैलानी जो है राफ्टिंग और वाटर एक्टिविटीज़ करते हुए नजर आए। चिलचिलाती गर्मी में लोगों का सहारा पहाड़ ही बनते हैं और वहाँ पर चंद ये ऐसे पल जीकर, कभी राफ्टिंग करके, कभी प्रॉपर बर्फबारी का लुत्फ उठाकर पर्यटक पहुंचते हैं, आनंद लेते हैं और गर्मी से बचने की कोशिश की जाती है। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम टूरिस्ट पहुंचे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं और इस गर्मी के मौसम में कूल बने रहने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए लगातार गर्मी पड़ रही है।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के रामबन में, जहां बादल फटने से आई आपदा के बाद बचाव राहत जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बचाव दलों ने अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं मशीनों से मलबा हटाकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे खोलने की भी कोशिशें जारी हैं। खास राहत की बात यह है कि इस आपदा में बड़ी संख्या में लोगों की जान को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मकानों और सामान का नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई बड़ी चुनौती है। आम लोगों के रेस्क्यू की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन में आई आपदा के बाद के हालात की दास्तान बयान कर रही हैं। रामबन जिले में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड के इलाके में सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के बचाव दल यहां फंसे हुए लोगों को निकालने और राहत पहुंचाने के लिए लगातार अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। आपदा आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की थी, जिसमें काफी हद तक की कामयाबी हासिल कर ली गई है। देखिए, यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारे मिलके और सिविल क्यूआरटीज हमारी जो हैं, जो पुलिस के साथ एसोसिएशन है उनका, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएशन है। उसके अलावा बहुत खुशी की बात यह है कि सिविल लोग भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन है, सभी लोग मिलके जॉइंट एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। खबर है कि अब तक बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित इलाके से सुरक्षित निकाल लिया गया है। खास बात यह है कि इस आपदा के बाद पुलिस प्रशासन के साथ तमाम लोग मदद के लिए साथ आ रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। फैमिलीज को अगर हम देखेंगे, लगभग 150 से 200 के करीब जो फैमिलीज हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया है, और अगर लोगों की तादाद हम देखेंगे तो 450 से 500 के बीच में है। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों के घरों में जो हैं वो हो गए हैं, क्योंकि उस एरिया को जो है उन्होंने नहीं छोड़ा है। बाकी हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे अच्छी चीज़ भी है कि हमारे पास जो लोगों को अकोमोडेट करने की लगभग 15 से 20 हज़ार की कैपेसिटी है। सो लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट लोग जो हैं वो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर अपने आस पड़ोस में इस समय, तो ये एक अच्छी बात भी है कि मिलजुल के भी रहेंगे और लोगों में भी एक जो है वो सोशल सर्विस करने का एक जज्बा भी पैदा होता है। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और सेना के जवान और बचाव दल इलाके में मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं। सेना ने इलाके में मेडिकल कैंप लगाए हैं और लोगों को खाने पीने के सामान भी मुहैया करा रही है। साथ ही आपदा से प्रभावित लोगों को बुनियादी जरूरत के सामान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि उन्हें परेशानी से उबरने में कुछ सहूलियत हो। साथ ही पुलिस और प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, ताकि जरूरतमंदों को मदद मुहैया कराई जा सके। हमारा पुलिस कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक ओपन है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक ओपन है। सभी लोगों को बताया गया है कि कभी कोई भी उनको ज़रूरत हो तो इमीडिएटली राब्ता कायम करें। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट राउंड द क्लॉक काम कर रहा है। रामबन प्रशासन के अनुसार कल देर रात तक बिजली सप्लाई के लिए आधे ट्रांसफार्मर दुरुस्त कर लिए गए। वहीं आपदा के बाद इलाके में पीने के पानी की सप्लाई में जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, उन्हें भी जल्द ही दूर कर लिए जाने के आसार हैं। मौसम के हालात को देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही लगातार हालात पर निगरानी भी रखी जा रही है, ताकि जहां भी जरूरत पड़े वहां तत्काल रेस्क्यू टीमों को भेजा जा सके और लोगों की मदद की जा सके। और आइए आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर एक ऐसा झरना है जिसका पानी साल भर ठंडा रहता है। प्रकृति की सुंदरता से सुसज्जित ये झरना सैलानियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। आलम देखिए इसमें यह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि इसे बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है। साथ ही साथ कुछ लोग तो इस झरने की तुलना अमेरिका के नियाग्रा फॉल से भी करते हैं।
ये महज एक झरना नहीं, रोमांच और प्रकृति का ये अनोखा संगम है, जिसे बिहार का कश्मीर भी कहा जा रहा है। बिहार के नवादा जिले में मौजूद ककोलत झरना और कुछ नहीं बल्कि राज्य को कुदरत का अनोखा तोहफा है। ककोलत झरने का पानी पूरे साल ठंडा रहता है, जिसके चलते यहाँ सैलानियों को गर्मी में भी सर्दी जैसा एहसास होता है। यही वजह है कि पूरा इलाका पर्यटकों से गुलजार रहता है। आलम यह है कि झरने के आसपास पांव रखने तक की जगह नहीं होती। खास बात यह है कि इस झरने की तुलना अमेरिका के नायग्रा फॉल से की जाती है, लिहाजा कुछ लोग इसे नायग्रा ऑफ बिहार भी कहते हैं। वैसे इसके पौराणिक महत्व की भी खूब चर्चा होती है। माना जाता है कि ये झरना महाभारत काल का है। मान्यता है कि महाभारत के वन पर्व में जिस काम्यक वन की चर्चा है वह यही जगह है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने इस स्थान पर भी निवास किया था। इस जलप्रपात को पाताल गंगा भी माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ आसपास ही ऋषि मार्कंडेय का निवास था। कहते हैं ऋषि मार्कंडेय ने इसी जगह पर मार्कंडेय पुराण की रचना की थी। 2022 में इस झरने के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनी और सैलानियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गयी। अब गर्मियों की छुट्टियां जैसे ही नजदीक आती है, लोग किसी शांत, ठंडे और खूबसूरत जगहों की तलाश में लग जाते हैं। हिल स्टेशन जाने की वजह न सिर्फ गर्मी से राहत पाने की होती है, बल्कि कुछ अन्य अनुभव करने का भी खास मौका होता है। ऐसे में जिस कदर लोगों की आमद ककोलत झरने के लिए बढ़ी है, इसे देखकर तो यही लगता है कि अधिकतर लोगों ने बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत झरने पर ही पहाड़ों जैसे मौसम का आनंद लेने की ठान ली है। नवादा से सुमित भगत, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आस्था और विश्वास की। अयोध्या से नेपाल और श्रीलंका तक श्री राम स्तंभ लगाने की योजना बनाई गई। श्री राम वन गमन मार्ग पर 292 महत्वपूर्ण स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। भगवान श्री राम से जुड़े धार्मिक पर्यटन की दिशा में ये एक नई पहल है, जिसका मकसद श्री राम से जुड़ी प्रमुख जगहों पर उनकी स्मृति को कायम रखना है। खास रिपोर्ट देखिए। अब देश दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े यादों को सुरक्षित और संरक्षित करने की तैयारी चल रही है। अयोध्या में नए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण और रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस दिशा में एक नई पहल की गई है। ये पहल उन सभी जगहों पर श्री राम की स्मृति को बरकरार रखने के प्रयास की है, जहाँ जहाँ त्रेता युग में अपने जीवन काल में श्री राम के चरण पड़े थे, यानी अयोध्या से जनकपुर और फिर वन गमन प्रसंग के साथ लंका तक की उनकी यात्रा की स्मृति में अब अयोध्या से नेपाल और श्रीलंका तक श्री राम स्तंभ लगाने की योजना बनाई गई है। उसका आधार, उसका कारण यही है कि जहाँ जहाँ भगवान राम गए उस तभी सुरक्षित रहेंगे जब वो जनता की नज़र में आएंगे। उससे ये होगा कि यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और ये स्थल बच जाएंगे। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की ओर से किए गए प्रयासों के तहत अयोध्या से नेपाल और श्रीलंका तक 292 जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। ये स्तंभ 14 फीट ऊंचे होंगे। इनकी चौड़ाई 2.5 फीट और आधार 5 फीट का होगा। इन पर 4 भाषाओं में जानकारी लिखी होगी। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और स्थानीय भाषा में इन पर जानकारी दी जाएगी। श्री राम स्तंभ लगाने का आधार भगवान श्री राम द्वारा भारत से नेपाल और श्रीलंका तक की पदयात्रा है। इसका मकसद श्री राम की संपूर्ण यात्रा के महत्व को दर्शाना है। हमने राम जी जिन स्थलों पर गए उन सब स्थलों की खोज करने का हमने प्रयास किया है। अभी तक 292 स्थलों की खोज हुई है। ये स्थल हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, और इन स्थलों को ही सुरक्षित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि ये भारतीय संस्कृति कहें, राम संस्कृति के, इसका संरक्षण हो सके और इन स्थलों के माध्यम से लोगों का कल्याण हो सके। इस सिलसिले में एक कॉफी टेबल बुक तैयार करने की भी योजना है, जिसमें श्री राम वन गमन मार्ग पर चिन्हित 292 महत्वपूर्ण स्थानों पर श्री राम स्तंभ लगाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इससे श्री राम से जुड़े धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। शुरुआत अब की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं। वेंस सबसे थोड़ी देर पहले पालम एयरबेस पर उतरे, जिनके सम्मान के लिए गार्ड ऑफ ऑनर
दिया जाएगा। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंस अपनी पत्नी उषा और 3 बच्चों के साथ भारत दौरे पर आए हैं। उनके स्वागत के लिए दिल्ली की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। आज वेंस अपने परिवार के साथ स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जाएंगे और शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम आवास पर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने जा रही है, उनके परिवार का स्वागत भी करेंगे और दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद वेंस अपने परिवार के साथ जयपुर और आगरा में ताज का दीदार करेंगे और जयपुर भी जाएंगे। दरअसल जेडी वेंस की पत्नी और अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस भारतीय मूल की ही हैं। उषा वेंस के पिता जो हैं आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और कृष्णा जिले के रहने वाले थे, जो बाद में अमेरिका जाकर फंस गए। ऐसे में जब अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस पहली बार भारत आ रही हैं तो उनके आने से भारत और खासकर आंध्र प्रदेश के लोगों में खुशी की लहर जरूर है। 3 तस्वीरें आपके बीच में, देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा, साथ ही साथ कई मायनों में खास होने जा रहा है। फर्स्ट लेडी और ये 3 तस्वीरें देखिए, ताजमहल की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, पहली तस्वीर दिखा रहे हैं जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको साथ नजर आएंगे और दिल्ली पहुंचे जेडी वेंस। ये तस्वीरें ताज़ा हैं, जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त। उसके बाद तमाम कार्यक्रम रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, आगरा का ताजमहल का वो दीदार करेंगे, साथ ही साथ जयपुर भी जाएंगे। ये तमाम कार्यक्रम उनके हैं जो सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अब भारत पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से आपको सीधी तस्वीरें भी आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं और उसके बाद जो तमाम कार्यक्रम है उनका सिलसिला शुरू होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी सेकंड लेडी उषा वेंस कुछ ही देर बाद भारत पहुंचेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि परिवार समेत जेडी वेंस यहाँ स्वामी नारायण मंदिर दर्शन करने के लिए आएंगे। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बैरिकेडिंग कर दी गई है और जगह जगह दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। जैसे ही पालम एयरपोर्ट जेडी वेंस पहुंचेंगे उसके कुछ ही घंटों बाद देखा जाएगा कि जेडी वेंस यहाँ स्वामी नारायण मंदिर आएंगे। उसी बीच सुरक्षा के प्रबंध तो यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। बाद में शाम को प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग भी होगी और बायलैटरल ट्रेड से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। इस विजिट को इस तौर पर भी देखा जा सकता है कि यह मंदिर का दौरा नहीं, एक सांस्कृतिक आकर्षण भी रहेगा और साथ ही भारत के प्रति, भारत के आध्यात्मिक स्थलों के प्रति वेंस परिवार का जो जुड़ाव है वो भी दिखाएगा। कैमरामैन मनीष बिदुड़ी के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से। जेडी वेंस अब पहुंच चुके हैं दिल्ली पर और कुछ ही देर बाद अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचेंगे। एक सांस्कृतिक महत्व रखता है अपने आप में। इससे पहले भी आपने तमाम राष्ट्राध्यक्ष देखे हैं जब अक्षरधाम मंदिर में पहुंचते हैं। और देखिए अपने परिवार के साथ 3 दिनों का उनका दौरा है, भारत अब पधार चुके हैं। और अपने भारत दौरे के दौरान जेडी वेंस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करने जा रहे हैं और जिसमें आपको बता दें व्यापार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। वेंस का ये जो पहला भारत दौरा होने जा रहा है और इसमें वो दिल्ली, जयपुर और आगरा में सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों का दीदार करेंगे और भारतीय संस्कृति को समझने की उनकी कोशिश भी रहेगी। वेंस की पत्नी आपको जैसा कि बताया सेकंड लेडी उषा की जड़ें जो है भारत से जुड़ी हुई हैं और ये यात्रा जो है उनके 3 बच्चों यानी इवान, विवेक और मिराबल को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने का एक अवसर भी माना जा रहा है, क्योंकि सालों बाद उनको ऐसा मौका मिलता है। नई दिल्ली पहुंचने पर वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर बाकायदा दिया जाएगा। परिवार के साथ दिल्ली के साथ एक हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल्स शोरूम में भी वो जाएंगे और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी होने जा रही है। सबसे खास जिस पर तमाम मीडिया की नज़र रहेगी, प्रधानमंत्री आवास पर रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। रात्रि भोज में विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई मंत्री वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। द्विपक्षीय व्यापार समझौते और टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। रात्रि भोज के बाद वेंस और उनका परिवार सोमवार की रात को पहले जयपुर के लिए रवाना होगा। 22 अप्रैल को वेंस को राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा औपचारिक स्वागत किया जाएगा। आमिर किला, जंतर मंतर, सिटी पैलेस और हवा महल जैसे स्थलों का भ्रमण करेंगे, दीदार करेंगे। दोपहर में वेंस का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में
भाषण होने जा रहा है और राजनेता और कारोबारियों से उनकी मुलाकात होगी। 23 अप्रैल को वेंस और उनका परिवार ताजमहल देखने के लिए आगरा का रुख करेगा और 24 अप्रैल को परिवार समेत अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी जेडी वेंस अमेरिका के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। ये उनका पूरा कार्यक्रम है और इसी के तहत जेडी वेंस अब जो है एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, यानी भारत की धरती पर प्रस्थान कर चुके हैं और उसके बाद सीधा बैक टू बैक जो कार्यक्रम हमने आपको बताया सिलसिलेवार तरीके से चलेगा। अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, ये उससे पहले ही अभी ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनके साथ सेकंड लेडी उषा वेंस और तीनों बच्चे यानी पूरा परिवार जो है इस यात्रा पर आया है। कई मायनों में ख़ास हो जाता है गुंजन ये यात्रा, क्योंकि देखिए ना सिर्फ व्यापार रेसिप्रोकल टैक्स की हम बात करें या फिर सांस्कृतिक लिहाज से देखें तो कई मायनों में ख़ास ये यात्रा है। बिल्कुल, और उम्मीद भी की जा रही है कि इस दौरे के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति वेंस का अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, अक्षरधाम आज जाएंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर जब उनको दिया जाएगा। इसके अलावा शाम 6 बजे प्रधानमंत्री के साथ डिनर पार्टी में भी वो शामिल होंगे। जयपुर का आमेर किला देखेंगे, हवा महल के अलावा जो भी चीज़ें हैं, सिटी पैलेस, वहाँ पर जाएंगे। इसके साथ ही आगरा का ताजमहल देखने के लिए भी जाएंगे। 4 दिन का ये दौरा कई मायनों में ख़ास, कई अहम मुद्दों पर इस दौरे में बातचीत होनी है, समझौतों पर बातचीत होगी और आज प्रधानमंत्री से भी शाम 6 बजे वेंस की मुलाकात होगी। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर, पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं उपराष्ट्रपति वेंस। गुंजन ये भी बता दें, देखो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता दें कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएस अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत यानी विनय मोहन से उनकी मुलाकात होने जा रही है। लेकिन अभी जो फिलहाल आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में पूरे परिवार के साथ नीचे उतरेंगे उपराष्ट्रपति। अमेरिका के जेडी वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस साथ रहेंगी और तीनों बच्चे भी आपको साथ नजर आएंगे और उसके बाद बाकायदा सा सम्मान उनको गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। अनमोल बाली हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे। अनमोल, अभी कितना और वक्त लगेगा? क्योंकि 10 बजे तक पहुंचने का उम्मीद थी उपराष्ट्रपति के पहुंचने की, उससे 15 मिनट पहले ही प्लेन पहुंच चुका है। अब आगे क्या कार्यक्रम रहने जा रहा है? उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जो प्लेन है वो भारत पहुंच चुका है और अब देखा जाएगा कि वो यहाँ से आईटीसी मौर्य अपने होटल जाएंगे, जहाँ से वो फ्रेश होकर देखा जाएगा कि फिर अक्षरधाम टेम्पल जाएंगे, जहां वो अपने सारे परिवार के साथ जो अक्षरधाम टेम्पल है वो देखेंगे। और ये परिवार के लिए बड़ी बात ऐसे है कि जेडी वेंस के जो बच्चे हैं और जो सेकंड लेडी है उषा वेंस, जो खुद भारत से हैं, भारतीय मूल की हैं, उनके लिए जो भारत का कल्चर है, हेरिटेज है, उनकी झलकियां वो देखेंगे। और उसके बाद वो फिर एक आर्ट फेस्टिवल में जाएंगे, भारत के हैंडीक्राफ्ट देखेंगे और उसको खरीदेंगे भी। और फिर शाम को देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी एक बड़ी मीटिंग है, जहां पर बायलैटरल ट्रेड और टैरिफ वॉर जो इस समय चल रही है अमेरिका और मुल्कों में, और उसके साथ साथ जो और भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे। और फिर उसके बाद उनका आगरा और जयपुर का भी दौरा है, 4 दिन का इनका ये बड़ा दौरा है। और दिल्ली के बाद देखा जाएगा वो जयपुर और आगरा का दौरा करेंगे और वहाँ भी जो अलग अलग स्थल हैं और स्मारक हैं उनका दौरा करेंगे। बिल्कुल अनमोल, किन मायनों में ये दौरा बहुत ज़्यादा खास है, किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, क्या इसकी कोई जानकारी आपके पास? जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में जो टैरिफ वॉर है वो चल रही है। चाइना पर देखा जा रहा है कि 245% टैरिफ लगाया गया, धीरे धीरे करके पहले देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, पहले 10% टैरिफ की बात करते हैं, फिर कई मुल्कों पर 24-36% टैरिफ लगाते हैं। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि अमेरिका पर जो टैरिफ वॉर है वो 100% से ऊपर चले जाता है। दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ वॉर लगाते हैं, जिससे भारत जैसी जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर भी असर देखा जा सकता था। उसको लेकर जो भारत सरकार उसने पहले ही बायलैटरल जो ट्रेड की एग्रीमेंट की बातचीत है अमेरिका से शुरू कर ली, तो उसको लेकर भी जो दोनों पक्षों में प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति अमेरिका जेडी वेंस में बातचीत हो सकती है। और साथ में जो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे बांग्लादेश की बात हो और चाहे साथ में और पड़ोसी मुल्क हैं भारत के साथ, उन पर भी बातचीत हो सकती है।
ट्रेड वॉर पर भी बातचीत हो सकती है, टैरिफ पर भी बातचीत हो सकती है, और बिजनेस को लेके कि कैसे जो दोनों पक्ष हैं, दोनों देश हैं जो अपना व्यापार है वो बढ़ा सकते हैं, उस पर भी बातचीत हो सकती है। वीजा को लेकर भी देखा जा रहा है बहुत मुश्किलें आ रही हैं, स्टूडेंट वीजा को लेकर बहुत लंबा टाइम लग जाता है तो लोगों को वेट करते करते, और साथ ही जो H1B वीजा है उन लोगों पर भी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल अनमोल, ये भी समझाइए दर्शकों को। देखिए, उषा की पहली ये भारत यात्रा है, चूंकि जब से वो बसी वापस नहीं लौटी, और 13 साल बाद उपराष्ट्रपति का ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पहला दौरा है। किस लिहाज से इसको, सांस्कृतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये देखिए सीधी तस्वीरें पहले आपको दिखा दें। उपराष्ट्रपति JD वैंस और उषा वैंस अब पधार चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट में, नीचे उतर रहे हैं। अब उनका स्वागत किया जाएगा, तमाम डेलीगेशन उनका स्वागत कर रहे हैं कि करके तमाम डेलीगेशन से मिलते हुए उपराष्ट्रपति, और कुछ ही क्षणों बाद गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से जो कार्यक्रम है वो आगे जाएगा। अश्विनी वैष्णव आपको नज़र आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए आगवानी करने के लिए पहुंचे हैं, और उनके साथ तमाम अलग अलग डेलीगेशंस भी आपको नजर आएंगे। उपराष्ट्रपति JD वैंस और उषा वैंस यानी सेकंड लेडी अब भारत पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट लैंड हुआ, और अब ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम डेलीगेशन से मिलने के बाद अब आगे बढ़ चले हैं उपराष्ट्रपति JD वैंस, और अब गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से उनका जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। तमाम प्रोटोकॉल्स, तमाम सिक्योरिटी के बीच आपको नजर आ रहे हैं JD वैंस। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से ठीक चंद मिनटों पहले पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति वैंस और उनकी पत्नी उषा वैंस। कई मायनों में ये दौरा खास रहने वाला है। अक्षरधाम मंदिर आज देखने जाएंगे, भारतीय हस्तकला के उत्पाद देखने के लिए हाट भी आज वो जाने वाले हैं। 6:30 बजे प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात है, PM के साथ डिनर भी होना है, और रात को 9 बजे रवाना हो जाएंगे। अब देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे उनका स्वागत किया गया है। आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस, और अब ये गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में हैं। पहली तस्वीर देखिए किस प्रकार से अभी चंद मिनटों पहले JD वैंस उपराष्ट्रपति और सेकंड लेडी उषा वैंस एयरपोर्ट पर पहुंचे, और नीचे अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री ने आगवानी की, उनका स्वागत किया, बहुत ही वार्म वेलकम करते हुए नजर आए। एक शानदार ये मुलाकात है। और दूसरी तस्वीर में देखिए किस प्रकार से अभी सीधी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है और पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। पहली तस्वीर अब से कुछ मिनटों पहले की है, जब JD वैंस और उनकी पत्नी भारत पहुंचे, और दूसरी तस्वीर सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। इस तरीके से उनका वेलकम किया जा रहा है। आपको बता दें, JD वैंस प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, इसके अलावा अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से भी मुलाकात करने वाले हैं। यानी कि ये मुलाकात कई मायनों में ख़ास रहने वाली है, जिसमें कि वो जयपुर भी जाएंगे, आगरा भी जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ कई मुद्दों पर बातचीत काफ़ी अहम हो जाती है।